बीजेपी ने इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसे आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट रोड शो किया। इसके बाद वो कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे। कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी महासचिव, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब में आज छठा दिन है। जलंधर के सांसद संतोष चौधरी के निधन के बाद सोमवार को राहुल ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया और बीजेपी के साथ साथ पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाया जाए। दिल्ली सरकार के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग रोके जाने के मुद्दे पर हंगामा जारी है। सोमवार को इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जिसके बाद सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगुवाई में आप विधायकों ने मिलकर उपराज्यपाल निवास तक मार्च निकाला। इस दौरान सीएम केजरीवाल सभी विधायकों के साथ एलजी से मिलने की मांग पर अड़े रहे। ऐसा न होने पर वो एलजी आवास के पास से वापस लौट आए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एलजी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एलजी पर दिल्ली में योग कक्षाओं पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया। रामचरितमानस को लेकर बिहार में सियासी संग्राम जारी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के दिए विवादित बयान के बाद महागठबंधन में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर आरजेडी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि रामचरितमानस पर बयान को लेकर शिक्षा मंत्री को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, जिसके जवाब में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो लोग कल कहां थे वो अब हमें क्या ज्ञान देंगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर घमासान के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं से बेवजह के बयान न देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी के निधन की खबर सुनकर अश्विनी चौबे अपने आंसू नहीं रोक पाए। परशुराम चतुर्वेदी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। वो पिछले 4 दिनों से केंद्रीय मंत्री के साथ उनके आंदोलन में जुड़े हुए थे और लगातार उनके साथ नजर आ रहे थे। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप की केस दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उन पर केस दर्ज के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए निचली अदालत का रुख किया था। शाहनवाज हुसैन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इसे बीजेपी नेता ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप सेंगर ने अपनी बेटी की शादी होने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। ये पूरा मामला साल 2017 का है। तब उन्नाव में महिला से बलात्कार के केस में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जोशीमठ मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले को पहले से देख रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट प्रभावित लोगों के पुनर्वास और दूसरी शिकायतों का उपयुक्त निवारण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका में अपील की गई थी कि जमीन धंसने और वहां पड़ रही दरारों को देखते हुए इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का निर्देश जारी किया जाए। चुनाव आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का प्रोटोटाइप दिखाया। आयोग ने सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय दलों और 57 क्षेत्रीय दलों को बुलाया था। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरवीएम सिस्टम लाने की कोशिशों का विरोध किया है। रिमोट ईवीएम के प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। आयोग का कहना है कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम की मदद से अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर या राज्य में रहने वाले वोटर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे।
मैरिटल रेप को आपराधिक ठहराए जाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायिक के साथ साथ इस मामले के सामाजिक परिणाम भी होंगे। इस मामले पर राज्यों की राय भी चाहते हैं। कुछ महीने पहले हमने राज्यों से उनकी राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस की सुनवाई मार्च में होगी। कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को लेकर दायर तमाम याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15% माफ किया जाएगा। अदालत में याचिकाकर्ता अभिभावकों की ओर से पक्ष रखते हुए जोर दिया गया था कि प्राइवेट स्कूलों में साल 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी गई। इस प्रकार प्राइवेट स्कूलों का ट्यूशन फीस से एक भी रुपया ज्यादा लेना और शिक्षा के व्यवसायीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 3 लोगों को 8 हथियारबंद बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। अज्ञात बदमाशों ने 7 लोगों को पकड़ा था, जिनमें से 4 लोगों को फिरौती की मांग कर छोड़ दिया, जबकि 3 चरवाहों को अपने साथ जंगल में ले गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद विजयपुर सहित 4 थानों की पुलिस ने जंगल में उतरकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। विजयपुर थाना क्षेत्र के धनकड़ जंगल में शनिवार को 7 लोग भैंस और बकरियां चरा रहे थे। तभी वहां आए अज्ञात 8 हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर सभी 7 चरवाहों का अपहरण कर लिया। इनमें से 4 लोगों को उन्होंने शनिवार रात को फिरौती की रकम की मांग पर छोड़ दिया, जबकि 3 को अभी भी बंधक बनाए हुए हैं। पुलिस जंगल में उतर गई है, लेकिन अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। अजमेर में एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड की कार्रवाई की है। मित्तल पर 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। दिव्या मित्तल के ठिकानों पर एसीबी की जांच जारी है। एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने बताया, एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल पर एनडीपीएस एक्ट से परिवादी का नाम हटाने के एवज में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। इससे पहले ट्रैप फेल होने के बाद एसीबी ने ठिकानों पर छापा मारा है। दिव्या मित्तल के ठिकानों पर एसीबी की जांच जारी है। फिलहाल एसीबी की टीम ने मित्तल को उनके अजमेर आवास से हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के धौलपुर में मौसम तो साफ हो गया है, लेकिन बीती रात सीजन का सबसे अधिक पाला पड़ने से खेतों में खड़ी फसल सहम गई। बीती रात को पड़े पाले से रबी फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। रबी की प्रमुख फसलें सरसों और आलू में नुकसान देखा जा रहा है, जिससे जिले के काश्तकारों को भारी परेशानी का दौर देखना पड़ रहा है। बीती रात पड़े पाले से न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खेतों पर सफेद बर्फ की चादर जम गई है। कड़ाके की सर्दी ने आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित कर दी है। आम लोगों के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों पर भी कड़ाके की सर्दी का असर पड़ा है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों का 17 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है, जबकि कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थियों का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है। केदारनाथ इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। बर्फबारी के बाद हिमालय के अलावा केदारनाथ की भव्यता निखर गई है। हालांकि बर्फबारी के बाद केदारनाथ में चल रहे द्वितीय चरण के निर्माण कार्य प्रभावित हो गए और ठंड के चलते कार्य करने में लगे मजदूर नीचे लौट आए। बर्फबारी के बाद केदार नगरी का तापमान -14 डिग्री तक पहुंच चुका है और यहाँ सब कुछ जमने लगा है। 2 दिनों में 3 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और अब धाम में मौसम साफ है। धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। धाम में हुई बर्फबारी के कारण यहाँ बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इसके अलावा धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य कुछ दिनों तक के लिए बंद कर दिए गए। अब मौसम साफ होने और बर्फबारी कम होने के बाद ही कार्य शुरू हो पाएंगे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में केदारनाथ धाम सहित अन्य हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहेगी।